हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 कैसे हैं। आपको इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मीन्स लॉज ऑफ मोशन को हम समझेंगे और उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में देखो क्या है। फर्स्टली हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही समझना है। फर्स्ट न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, देयर आर 3 लॉज गिवन बाय द न्यूटन। फर्स्ट लॉ क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप सबको पता ही होगा, पहले से भी जानते हैं और आपके जो है क्लासेस ओवर भी हो रहे हैं, सेशन भी कंप्लीट हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो आपने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज द व्हीकल हियर, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इट इज रिमेन इज रेस्ट, और ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहेगी until an external force is applied on it, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। ठीक है, जब तक इस पर फोर्स ना लगाया जाए। बात वही होती है जिसे रेस्ट में, तो रेस्ट में लगा। अगर आप फोर्स लगाते हो, अच्छा फोर्स लगा के इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो फोर्सेज आप समझते हैं कि पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ फोर्स, और फोर्स क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को वो चेंज कर देता है, और नहीं भी चेंज करता है, अगर चेंज कर देता है दैट फोर्स इज नोन एज द अनबैलेंस फोर्स, मीन्स इक्विवेलेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड जब वो चेंज नहीं करता है तो दैट इज़ द बैलेंस्ड फोर्स, चेंज कर जाता है तो अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही हम फोर्स लगा रहे हैं। सपोज अगर फोर्स लगाने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है और इस पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू यू कैन से हियर इज सम इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाएगा। फोर्स लगा रहे हैं, कोई चेंज नहीं, अपोज कर रहा है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाएगा। ड्यू टू द मोशन इट हैविंग द इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से यूनिफॉर्मली एंगल को चेंज कर रहा है तो इनर्शिया ऑफ एंगल, उसको हम लोग तो समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, ये दिस इज द फर्स्ट लॉ, बेसिकली आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। पहले लॉ ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया कहता है दिस इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस मटेरियल, जो भी है बाय विच इट इज़ अपोजेज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये अपोज करता है, उसको हम इनर्शिया कहेंगे। ठीक है, जितनी मास होगी, जितना ज़्यादा उसका मास होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा इसका। हम आते हैं सेकंड लॉ पे। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिंस यू नो मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v, पहले भी बता रखा है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज dP अपॉन dt, यू कैन से दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dP अपॉन dt। तो नाउ हियर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड इट प्रोड्यूसेस, दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ a, देन क्या कहना है? देखो वेक्टर P इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर V। ओके, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज इट इज़ मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसका मास m है, तो इट हैविंग सम मोमेंटम। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, वेक्टर P इज इक्वल टू m वेक्टर V। ये समझ में आ रहा है सबको बात? अब देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t by differentiating with respect to टाइम t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वेक्टर P अपॉन dt इज इक्वल टू m dV अपॉन dt। ठीक है, एंड दिस dV अपॉन dt इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यू कैन से मीन्स dP, वेक्टर dP अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू v।
तो यहाँ पे समझो बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, क्या कहता है बताइए? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर डी पी अपॉन डी टी। ओके स्टूडेंट, पुट कर दो वैल्यू। मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज एक्सेलरेशन हियर ए, ओके, दिस वैल्यू इज मीन्स एम इंटू ए। वेक्टर के फॉर्म में लिखा है तो वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। मीन्स हियर यू कैन से एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ के एक फॉर्म आ जाता है, कांस्टेंट होगा हियर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट के इज टेकन एज नेगेटिव हियर, सॉरी 1 मीन्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए। ओके स्टूडेंट, this is the means this is force which is equal to the product of mass and acceleration. Okay student, so by this way you can solve it, the measurement of the Newton's second law. Okay, और देखो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा, इसकी यूनिट्स वगैरह समझ लेते हैं, फिर बेसिक चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे। देखो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, एसआई यूनिट फोर्स की क्या होगी, न्यूटन होता है, सबको पता है। एंड सीजीएस यूनिट क्या होगी बताओ जी, यही होगा डाइन। ओके, डाइन हो जाता है सीजीएस यूनिट। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड डाइन यूनिट, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा, सिंस यू नो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीन्स सीजीएस में लोगे तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स यू कैन से 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू कैन राइट इट 10 टू पावर 5 डाइन। ओके स्टूडेंट, दिस इज 1 न्यूटन हियर। एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आप सबको तो याद ही होगा, फार्मूला क्या होगा, MLT-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, देन कंप्लीट दिस। ओके ओके स्टूडेंट, अब देखो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आप समझ ही रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम समझते हैं कुछ कंपोनेंट फॉर्म में समझ लेते हैं, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो समझो न्यूटन सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा, कंपोनेंट फॉर्म समझो, सिंस यू नो वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए, ऑल्सो यू नो डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, अब वेक्टर एफ की हम बात करते हैं तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में डिफरेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखोगे तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्स प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ओके, एंड इसी तरीके से एक्सेलरेशन को देखते हो, वेक्टर ए के अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट ये होंगे हमारे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग। आ रही होगी सबको बात समझ में, बेसिक चीज़ है। एंड अलॉन्ग दिस इज द मोमेंटम, वेक्टर पी के मोमेंटम के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ये होंगे। ठीक है, पी वाई जे एंड पी जेड के। ओके स्टूडेंट, दीज आर द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ दिस। ओके, ये सारी चीज़ें होंगी हमारे पास। अब हम देखते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में ये है तो कैसे लिख सकते हो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एक्स कंपोनेंट यू कैन से डी पी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। सिमिलरली एफ वाई डी पी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम ए वाई एंड एफ जेड इज इक्वल टू डी पी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम जेड। ओके, तो ये कंपोनेंट के फॉर्म में हो जाएंगे हमारे, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे इसके। द फोर्स, दिस इज द फोर्स हियर, फोर्स
एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, इनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में हो गए। इस तरीके से एफ एक्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन है, सबको पता है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सपोज ये कांटेक्ट में आते हैं, मोशन कर रहे हैं या कोलाइड्स करते हैं, तो ड्यूरिंग दिस दिस इज द ऑब्जेक्ट ए सपोज एंड बी, ठीक है। मीन्स अब क्या होगा, ए पर बी वाला फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो एफ ए बी, एंड बी पर क्या होगा, ए वाला फोर्स लगाता है, तो इसको लिख सकते हो एफ बी ए। ये दोनों जो फोर्सेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। मीन्स यू कैन से एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये वेक्टर के फॉर्म में। मीन्स देयरफॉर न्यूटन से इन दिस थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ओके। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसके होंगे, ये चीज़ें न्यूटन ने बताई हमें, ठीक है स्टूडेंट। तो समझते रहिए स्टूडेंट्स। फिर हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ में सब इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। इलस्ट्रेशंस फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसके लिए इलस्ट्रेशंस होंगे। क्या क्या होंगे? सपोज एनी ब्लॉक इज हियर प्रेजेंट ऑन द टेबल सपोज, ठीक है, इट हैविंग इट्स सपोज मास इज m, तो mg इज़ वेट, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये देगा। अगर रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ब्लॉक नीचे टूट के गिर सकता है। ऐसे केस में देखो ये दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन R इज इक्वल टू m इंटू जी, ये होता है। दिस इज फॉर द ब्लॉक। सेकेंड केस क्या है कि व्हेन वी आर वॉकिंग, तो ये फुट देखो हमारा, ठीक है, हम क्या करते हैं जब ये वॉक करते हैं तो इस पर देखो फोर्स अप्लाई करेंगे हम, समझ में आ रहा है सबको? ये अप्लाइड फोर्स होगा, इस तरीके से ये फोर्स अप्लाई करते हैं। तो दिस फोर्स देखो, ये फोर्स होगा तो इसका जो है इक्वल रिएक्शन हमें मिलेगा। इस तरीके से इसको रिएक्शन ये देता है। तो यहाँ से समझो जरा सा, ये फोर्स इधर की तरफ हम अप्लाई करते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है। ये रिएक्शन नहीं मिलेगा तो क्या कर सकता है, ये स्लिप भी कर सकते हैं हम, ठीक है, या जो है ये जो भी है, ठीक है, इस ज़मीन है इसको ये धंस भी सकती है, वहाँ पे पुश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है, देन वी कैन वॉक, ठीक है, वी कैन रन, जो भी है। अब सपोज ये क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, हम तो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल बनाता है। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये R है, R cos थीटा यू कैन से, हियर इज द R sin थीटा। ये दो कंपोनेंट्स होंगे। दीज टू कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल हियर, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके स्टूडेंट। एंड हॉर्स एंड कार्ट के केस में देखो, हॉर्स एंड कार्ट का प्रॉब्लम क्या होता है। हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट के केस में क्या होगा, ठीक है। इसके प्रॉब्लम में देखो, सपोज दिस इज द कार्ट, हियर इज हॉर्स, ठीक है। ये हॉर्स क्या करेगा, अपने फुट से इस तरीके से इसको प्रेस करेगा, ठीक है। तो इसका एक अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा। ये फोर्स लगा रहा है, प्रेशर या फोर्स लगा रहा है, समझो पहले, दिस इज द फोर्स एंड इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हियर इज द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये फोर्स लग रहा है, ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन का क्या होगा, R cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाएगा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज R sin थीटा, ठीक है। ये मोशन कर रहा है तो ये थ्रेड में ये जो जिससे बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंज है, ये स्ट्रिंज में एक टेंशन क्रिएट करेगा, दिस टेंशन इज हियर। देन
एंड इट्स वेट इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। तो कौन किसको मैनेज कर रहा है? देखो r sin थीटा इज इक्वल टू mg होगा, समझो पहले सारे कंपोनेंट्स को। h हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा क्या होगा? r cos थीटा इज इक्वल टू टेंशन t के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ें होंगी। इससे अगर कहेंगे कि एंगल फाइंड करने के लिए तो आप डिवाइड करके इससे एंगल भी फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। एक चीज़ और है, ये कोई सरफेस है, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस ले रहे हैं, फ्रिक्शन हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन लेस सरफेस ले लेते हैं या फ्रिक्शन ही ले लेते हैं। सपोज दिस इज द फ्रिक्शन, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को कौन मैनेज कर रहा है? ये पुल कर रहा होगा, ठीक है। इसमें टेंशन तो ये लग रहा है इस साइड। अगर इस सरफेस से देखेंगे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ से इस पॉइंट से देखते हैं तो टेंशन का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। देन टेंशन T इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स होंगे, दिस ऑल द कंपोनेंट्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू मूव द कार्ड फॉर द कार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये कार्ड प्रॉब्लम के केस में होगा। ओके स्टूडेंट, आ जाते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं अपैरेंट वेट देखेंगे। अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन इन द लिफ्ट, ठीक है, एलिवेशन के केस में। समझते चलिए आप लोग। हम फिर आते हैं मेन टॉपिक्स पे जो सॉल्यूशंस हमें करने हैं, ठीक है। अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन, अपैरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर, ठीक है, लिफ्ट में आ जाता है, ठीक है। देखो फर्स्ट केस क्या होगा? ये लिफ्ट है, सपोज दिस इज द लिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड सारे केसेस को एक साथ समझते हैं हम, ठीक है। दिस इज द थर्ड केस, ये लिफ्ट हो गया हमारा, ठीक है। इसमें कोई पर्सन है, ये समझ लो, ठीक है। अब देखो ये इसका वेट नीचे की तरफ है mg, इसका इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन r होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, mg एंड इसका रिएक्शन r हो रहा है। हियर इज वेट mg एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज दिस, ठीक है। अब देखते हैं हम लिफ्ट के कंडीशंस क्या हो सकते हैं। एक तो लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है, सेकंड क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है इट इज़ इन द रेस्ट। तो लेते हैं पहले अपवर्ड डायरेक्शन के केस में। सपोज इट इज़ मूविंग अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी a, वेलोसिटी a से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या क्या विच वन इज रिस्पॉन्सिबल हियर? r इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक दिस लिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर यू कैन से r माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। सपोज द मास ऑफ दिस पर्सन इज m, ठीक है। देन क्या होगा? अपैरेंट वेट क्या होगा? यही r होगा, मीन्स r इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, मीन्स r इज इक्वल टू m इज कॉमन आउट a प्लस g। देन यू कैन से दिस अपैरेंट वेट इज इंक्रीज, ठीक है। अपैरेंट वेट इज इंक्रीज्ड, अपैरेंट वेट क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात सबको समझ में? ये हो जाता है। सेकंड केस में आ जाते हैं हम लोग। इस केस में सपोज हियर इज द सेकंड केस। अब लिफ्ट सपोज जो है एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। विच वन रिस्पॉन्सिबल इज हियर? एम जी इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। देन यू कैन से एम जी माइनस आर इज इक्वल टू ए, ठीक है। इतना ही तो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिल रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, तो यही रिस्पॉन्सिबल है, इसको एम जी नीचे लेके चला आएगा, ठीक है, एम इंटू ए। हम ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू ए, ठीक है। मीन्स आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए होगा, मीन्स आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। देखो एम जी क्या है? एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा लिफ्ट, देन यू कैन से द अपैरेंट वेट इज डिक्रीज्ड। अपैरेंट वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज्ड हो जाता है। सब कुछ समझ में आ रहा है? थर्ड केस, नेक्स्ट केस में आप देख लो, जैसे ये लिफ्ट है, ये वही लिफ्ट है, इसमें कोई पर्सन है इस तरीके से, ठीक है, एंड ये लिफ्ट रुकी हुई मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यू कैन से, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन यू कैन से हियर इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0,
देन यू ऑब्टेन दिस r इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, r इज इक्वल टू m इंटू जी रिस्पॉन्सिबल है ये, आप ऐसे लिख सकते हो, देखो r माइनस एम जी इजकल टू जीरो मीन्स r इजकल टू m इंटू जी। देन अपेरेंट वेट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। ओके स्टूडेंट, तो बाय दिस वे you obtain here the apparent weight during the motion of in the lift। ठीक है, लिफ्ट के केस में ये हमें समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट, आप हमसे जुड़े रहिए और सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको देखते हैं सिलेबस में लॉज ऑफ मोशन को हम कंप्लीट करेंगे और आप लोग जो है रेगुलर कंटिन्यू बने रहिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आप मैसेज ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इंट्रोडक्शन इसका क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स के अब्सेंट में, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे पे वर्क करते हैं, मतलब सपोज कोलाइड्स करते हैं, तो देन टोटल मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके स्टूडेंट, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड वी विल सॉल्व some different problems related to this topic in the next one. Okay student, okay bye.